नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन। अखिलेश यादव आज भी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव आज भी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अखिलेश आज भी कुछ कार्यक्रम के साथ कर सकते हैं संबोधन। अखिलेश यादव ने कल एमपी की जनसभा में किया था ऐलान। महिलाओं को 20% टिकट देने का किया था ऐलान। आज भी कार्यक्रम को कर सकते हैं संबोधित। अखिलेश यादव ने कल एमपी की जनसभा में किया था ऐलान। महिलाओं को 20% टिकट देने का किया था ऐलान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एमपी में दौरे का दूसरा दिन। हो सकती है खास घोषणाएं। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कल अपने संबोधन के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि महिलाओं को 20% टिकट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी में। तो महिलाओं को 20% टिकट के साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि अपने दौरे के दूसरे दिन आज अखिलेश यादव ऐलान कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत जारी है। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा दौरा। सुबह 10 बजे पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करेंगे। सुबह 10 बजे पत्रकारों के साथ करेंगे प्रेस वार्ता। आज अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में करेंगे बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा दौरा। सुबह 10 बजे पत्रकारों के साथ करेंगे प्रेस वार्ता। आज अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में करेंगे बैठक। आज अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में होगी डिप्टी सीएम की बैठक। एटा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10 बजे पत्रकारों के साथ करेंगे प्रेस वार्ता। आज अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में होगी बैठक। बैठक में होंगे कई मुद्दों पर चर्चा। सुबह 10 बजे पत्रकारों के साथ करेंगे प्रेस वार्ता। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी कलेक्ट्रेट में करेंगे बैठक। बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की। लखनऊ से अगली ब्रेकिंग आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मेरठ हापुड़ दौरा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मेरठ हापुड़ दौरा। आज भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ हापुड़ के प्रवास पर रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी कई संगठनात्मक कार्यों में होंगे सम्मिलित। आज भूपेंद्र सिंह चौधरी का मेरठ हापुड़ दौरा। भूपेंद्र चौधरी कई संगठनात्मक कार्यों में होंगे सम्मिलित। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मेरठ हापुड़ दौरा। कई बैठकों में होंगे शामिल। मेरठ और हापुड़ के प्रवास पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कई संगठनात्मक कार्यों में होंगे सम्मिलित। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। चुनाव से पहले चुनावी माहौल का लेंगे जायजा। और इसके बाद बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी कानपुर। आज सुबह 11 बजे CSJMU में करेंगी शिरकत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी कानपुर। आज सुबह 11 बजे CSJMU में करेंगी शिरकत। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राज्यपाल। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राज्यपाल। विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में करेंगी प्रतिभाग। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी प्रतिभाग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी कानपुर। CSJM यूनिवर्सिटी में करेंगी शिरकत। दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल।
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी प्रतिभाग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पहुंचेंगी कानपुर। 11 बजे सीएसजेएम विश्वविद्यालय में करेंगी शिरकत। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब के भूलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा को गुरुवार सुबह 6:20 पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बलालाबाद पुलिस उनके चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित निवास स्थान पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ एक पुराना एनडीपीएस एक्ट का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है। जल्द ही उन्हें जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। मौजूदा जानकारी के अनुसार सुखपाल खेहरा को 2015 के एक पुरानी एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि डीआईजी के अंतर्गत बनी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। इस एसआईटी में 2 एसएसपी भी शामिल हैं, जबकि सुखपाल खेहरा का कहना है कि यह एक झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में राहत दी थी। और बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की, जो कि वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज आएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज ज्ञानव्यापी में आएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर जताई थी आपत्ति। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर जताई थी आपत्ति। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का लगाया था आरोप। मुस्लिम पक्ष ने परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का लगाया था आरोप। एएसआई सर्वे में जिला कोर्ट सुनाएगा आज फैसला। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट का आएगा फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से ज्ञानव्यापी में सर्वे को पूर्ण किया गया, ऐसे में एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष ने इस पर आरोप लगाया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि परिसर में खुदाई भी की गई और मलबे को हटाया गया है, जिस पूरे मामले में आज कोर्ट का फैसला आना है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज आएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कई चुनौतियों पर अपनी बातचीत की। साथ ही साथ पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद हालातों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तब कुछ लोग एजेंडे के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20वीं एनिवर्सरी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है। पीएम ने यह भी कहा कि मैंने गुजरात को निराशा से बाहर निकाला है। पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात एक मजबूत ब्रांड का प्रतीक बताया है। साथ ही साथ वाइब्रेंट गुजरात एक वट वृक्ष बन चुका है। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना।
ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। ये याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया, तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थगित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर पर कविता पढ़ दी तो बवाल हो गया। जहां मनोज झा के बयान पर उनकी ही पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने मनोज झा को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि वो अगर राज्यसभा में होते तो अपने ही सांसद का विरोध जरूर करते। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। आप ब्राह्मण है तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिया। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। अगली खबर राज्य से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने
जियाउल हक हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह की भूमिका की जांच करते हुए फिर से आदेश दिया है। इस पर एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है और रघुराज प्रताप की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। कुंडा में तैनात रहे पुलिस अधीक्षक जियाउल हक की 2 मार्च 2013 की रात कुंडा में पीटकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में एक ही नारा चलता है, जिसने दिया धोखा उसे नहीं मिलता मौका, और प्रदेश की सरकार ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए इस बार उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तो हमसे पूछे लोग कि मनोज जी छत्तीसगढ़ में क्या होगा। हमने कहा छत्तीसगढ़ में सिंपल है, जिसने दिया धोखा उसको नहीं मिलेगा मौका। जिसने दिया बहनों को धोखा उसको तो कभी नहीं मिल सकता मौका। जिसने दिया युवाओं के भविष्य को धोखा उसको कैसे मिल सकता है मौका। और हम तो देखिए दूसरी बार सांसद है, हम तो गाना भी गाते हैं, हम तो सिनेमा में भी काम करते हैं। हमारी फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, बाद में आया दरोगा बाबू आई लव यू, और अब एक फिल्म आ रही है कि जो जनता से झूठ बोलेगा उसको हम दौड़ा दौड़ा के सजा देंगे। ऐसा हमने नया फिल्म का नाम सोचा है। लिख रहे थे, जानते हैं क्या लिखे? अब पता नहीं कैसा लिखे। पहली बार इसको एक कविता के रूप में कहना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ का दर्द है। और आप लोग का मन होगा तो आप भी हमारे साथ स्वर में स्वर लगा सकते हैं। हमारा दिल मन कहता, जो हम सुन ले बानी अभी तक ना लोगन से रास्ता में सबसे, कि औ नहीं सही बो बदल के रही बो, अब नहीं सही बो बदल के रही बो, अब नहीं यारी है गांव गांव तैयारी है, यही खातिर तो तखतपुर मनोज तिवारी है, तो हर मनोज तिवारी तो ले बनी। हम सुनत ने रास्ता में जाइल है ना, ए भैया एगो सेल्फी दो, तुमके ले लो। तो सेल्फी ले समय थोड़ा टाइम लगेला, तो हम का भैया का होई, बोला और नहीं सही वो बदल के रही। अरुण जी अध्यक्ष के रूप में आपके सर पे ये पगड़ी बंधने वाली है छत्तीसगढ़ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम आज दिल से कहतनी कि यू नहीं सही बो बदल के रही बो। पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, ये कहावत बुलंदशहर की 92 साल की सलीमन पर सटीक बैठती है। जीवन के 92 बसंत पूरे करने वाली सलीमन ने अपनी पौत्र वधू के साथ भारत सरकार के द्वारा निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए चलाई जा रही नव भारत साक्षरता परीक्षा दी है और साक्षर बन गई हैं। बता दें कि भारत सरकार की ओर से सबको शिक्षित और साक्षर बनाने के लिए नव भारत साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है। नव साक्षर कार्यक्रम के तहत जिले में नव साक्षर परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें 92 साल की सलीमन ने भी
कांपते हाथों से पेंसिल थामी और सवालों के जवाब दिए। परीक्षा में चित्र आधारित सवाल पूछे गए। परीक्षा देकर जब वो बाहर निकली तो उनका उत्साह देखने लायक था। डूंगरपुर जिले के खेमपुर में ग्रामीणवासी हर घर नल हर घर जल योजना को लेकर पिछले 6 महीनों से परेशान है। बता दें कि इसे ग्रामीणों ने शिकायत सरपंच से लेकर की है, लेकिन उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करने के बाद इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर घर नल हर घर जल योजना यहाँ पर ग्रामीणों के लिए आफत बन गई है। इस योजना को लेकर खुदाई तो हुई थी, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर खुदाई होने के बाद अधूरा काम छोड़कर मजदूर भाग गए और उसके बाद स्थानीय लोगों को हर दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे रास्ते खुदे हुए हैं और लोगों को हर घर जल हर घर नल योजना के तहत जल तो नहीं मिला, लेकिन आवाजाही में परेशानी जरूर हो रही है। आगरा में व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर लूटपाट का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्च झोंकी और उसकी चेन छीनकर फरार हो गए। साथ ही इस दौरान सीसीटीवी कैमरे पे ये घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगरा में बदमाश इस तरह से बेखौफ है, कानून का कोई डर बदमाशों में नहीं है। ये तस्वीरें आप साफ देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में दुकानदार अपनी दुकान सेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कैमरे में कुछ लोग कैद होते हैं जो कि बाइक पर सवार होकर आते हैं, दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंकते हैं और चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और ऐसा ही देखने को मिला है बदायूं में। बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक महिला की मांग में सिंदूर भरते हुए एक लड़की दिखाई दे रही है। ये तस्वीर फेसबुक पर शेयर की गई है, जिसके बाद ये वायरल हो रही है। दोनों ने बरेली के किसी मंदिर में शादी भी की है। दरअसल लड़की और महिला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं। दोनों ही दातागंज में एक ही कपड़े की दुकान पर काम करती है, जहां दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों का आपस में प्यार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला का पति उसे आए दिन पीटता था। कुछ ही दिनों पहले पति ने गर्भवती होने के बाद भी पिटाई की, जिसके बाद घर से निकाल दिया। इसके बाद महिला से उस युवती के साथ घर में रहने लगी। मंगलवार को युवती ने अपने फेसबुक पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें महिला की मांग में सिंदूर भरती हुई नजर आ रही है। उसने लिखा है कि बरेली के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। तस्वीर सामने आने के बाद दातागंज में समलैंगिक विवाह को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।